आप अपने आसपास के नेचुरल फिनोमेनन को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। आप देखोगे कि बहुत से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में, जैसे कि ट्री, जैसे कि हाउस, जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है, राइट, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे जो क्या कर रहे हैं, मूव, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि मैं, आप, राइट। So when you observe the natural phenomenon around yourself, you will find some objects are at rest. You will find some objects are moving. Out of them, some are moving with the constant velocities. Some are moving with different velocities. Right? तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो इस मोशन से डील करती है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। Mechanics is the branch of physics which deals with the mechanical motion of any object, right? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो भी इसी ब्रांच के अंदर आएगा, वो भी इसी ब्रांच के अंदर आएगा। मोशन से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कॉन्टिन्यूअस सिर्फ मूव करे, इट कुड बी एट रेस्ट ऑल्सो। सो रेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोशन। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the mechanical motion of the object, right? इस ब्रांच को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, काइनेमेटिक्स, नंबर टू, डायनामिक्स। समझ लीजिए, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, राइट। काइनेमेटिक्स का एक और पार्ट है स्टैटिक्स। Statics मतलब is the branch of physics which deals with the equilibrium of the body। कहने वाली बात, statics में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे, किस पे, रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इस पे ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिसके कारण आपके ऑब्जेक्ट में क्या मेंटेन करके रखा है, रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से डील कौन करेगा, स्टैटिक्स। ऑब्जेक्ट इन मोशन से डील करेगा काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, एनीवन हु नो? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the mechanical motion of the object. Even the dynamics is the branch of physics which also deals with the mechanical motion of the object. But there is a one difference. क्या कह रहे हो? Excellent, very good, unexpectedly good. Kinematics and dynamics. Kinematics is the branch of physics which deals with the mechanical motion of the object without knowing the cause of motion. यहां पे सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, उसका कारण नहीं। किस कारण से मोशन हो रहा है वो काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 डील्स विद द काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्योर मोशन पढ़ोगे, उसका कारण नहीं कि वो मोशन किस कारण से हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, राइट, या 6 होगा, ये कौन सा, 3 4, हाँ 5 ही है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन डील्स विद द काइनेमेटिक्स because kinematics is the branch of physics which deals with the mechanical motion of the object with knowing the cause of motion. वहां पे आपको मोशन का कारण भी पढ़ना है। मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या है मोशन का कारण, what is the cause of motion, force, excellent, laws of motion deals with the force, पता है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या आता है सबसे पहले, force. So what is the cause of motion, force. Kinematics, dynamics deals with the force. Dynamics किससे डील करती है, force. Kinematics में सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे,
डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर उसके बाद मोशन के क्वेश्चंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फलाना ढिमका, जो कुछ भी। दिस इज द प्योर मोशन। यहां पे कहीं भी फोर्स की बात नहीं करेंगे। So kinematics is the branch of physics which deals with the mechanical motion of the object without knowing the cause. Dynamics में cause and cause is the force. Clear to everyone? These are the branch. अब अगर आपसे पूछे मैकेनिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, कोई इश्यू नहीं। आगे बढ़े। चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। इस टॉपिक का पूरे चैप्टर में इतना ज्यादा क्या कोई भी यूज नहीं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अप योर कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। समझो, होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोशन डिफाइन करना है तो आपको तीन चीजें चाहिए। थ्री बेसिक थिंग्स यू नीड। उसकी पोजीशन, उसकी और उसका। इफ यू वांट टू डिफाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेसिकली यू शुड नो इट्स पोजीशन, इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्सीलरेशन, राइट। ये तीनों चीजें जो है वो रिलेटिव है, वो कांस्टेंट नहीं। समझो कैसे। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है। इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ और है, इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ और, राइट। दूसरा एग्जांपल, मान लो एक बस है, वो आपके सामने से गुजर रही है, राइट। अगर आप उस बस को देखोगे तो आपके लिए वो बस एक वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव। लेकिन उस बस के अंदर जो बंदा बैठा है उसकी पोजीशन बस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्या? नहीं। मतलब उस बंदे के लिए वो बस क्या है, रेस्ट पे। अच्छी समझ। यू टेक टू पीपल, एक बस के बाहर जो कि ग्राउंड पे है, वो बस को देख रहा है, उसके लिए बस क्या हो रही है, मूव। इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, राइट। लेकिन जो बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है उसकी पोजीशन बस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो उसके लिए ऐसी है, मतलब आप देख पा रहे हो कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर देखी जाए तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर अलग अलग पॉइंट से देखी जाए तो उनकी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, अलग अलग। तो उनके पढ़ने का कोई सेंस है नहीं, राइट। आपको अगर किसी भी बॉडी का मोशन पढ़ना है तो वो एक फिक्स्ड ऑब्जर्वर, एक फिक्स्ड पॉइंट से पढ़ना पड़ेगा, जिस फिक्स्ड ऑब्जर्वर को आप कहते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर बस को देख रहा था तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। बस के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। क्योंकि अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो बस की पोजीशन, बस का एक्सेलरेशन और बस की वेलोसिटी कुछ और आएगी, लेकिन उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो बस की पोजीशन, एक्सेलरेशन और आएगी, राइट। So frame of reference is the fixed point from where you study the motion of any object. Frame of reference वो fixed point है जिस fixed point से आप किसी भी बॉडी का मोशन क्या करते हो, स्टडी करते हो। क्योंकि अगर ये fixed point हुआ तो आपके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन रिलेटिव हो जाएंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे, तो उनकी वैल्यूज निकालने का कोई मतलब नहीं है। सो यू नीड अ फिक्स्ड पॉइंट
from where you can study the motion of any object, and that fixed point is called frame of reference. समझ में आया कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? कोई इश्यू किसी को नहीं? दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई एम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ ग्राउंड. बस के लिए बंदा जो बैठा हुआ है इज द फ्रेम रेफरेंस अटैच्ड टू अ बस. फॉर दैट बंदा velocity of bus is 0. For me, there is some velocity of bus. Clear? This is the frame of reference. So frame of reference is the fixed point from where you can study the motion of any. Clear to everyone? कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो. Right? लिखिए. लिखिए. Mechanics. लाइट चालू कर दें. कैसे करते? ऐसा. It is the branch of physics, mechanics. It is the branch of physics which deals with the motion of the body. Which deals with the motion of the body. Heading डालिए. Frame of reference. Frame of reference. In order to describe the motion of an object, we require the knowledge of position, velocity and acceleration. Position, velocity and acceleration. Full stop. However, these three are different. These three are different for different observers. For different observers. Full stop. Therefore, position, velocity and acceleration, position, velocity and acceleration are to be measured with respect to prefixed point. PRE, prefixed point. Done. Full stop. Line change. Quote and quote लिखिए. The fixed point, double quote के अंदर, the fixed point or place
or place with respect to which position, velocity and acceleration etc. of a body is measured is known as FOR, frame of reference. Quote unquote close. एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, आगे क्वेश्चन बनाइए. रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी. क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन, रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी depends on FOR. Full stop. Justify. आंसर लिखिए. कंसिडर a bus is moving. Consider a bus is moving. Full stop. A person standing outside the bus. The person standing outside the bus says that the bus is in motion. Full stop. It means the bus is in motion. फिर से लिखो. It means the bus is in motion. With respect to the FOR, with respect to the frame of reference attached to a ground. With respect to FOR attached to a ground. Full stop. Para change. However, the same bus. पैरा चेंज ऐसे किया करो कि लगे. यहां समझ में आ रहा तुम्हारा पैरा चेंज हुआ. पैरा चेंज करना मतलब आधी लाइन के बाद से चालू कर दिया करो लिखो, या फिर एक लाइन जहां बोलूं पैरा चेंज वहां लाइन चेंज कर दो. मतलब एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट से, अदरवाइज नोट्स बल्कि लगेंगे. समझ रहे. हाउएवर द सेम बस इज एट रेस्ट with respect to a person sitting in the bus. Full stop. Thus the bus is at rest. With respect to the FOR. जहां विद रिस्पेक्ट टू बोलता हूं वहां WRT लिखते जाएगा. With respect to
the FOR attached to the bus. Attached to the bus. First stop. Line change. Hence, we can conclude that the rest and motion of a body, depends on FOR. Depends on FOR. Frame of reference. क्लियर तो एवरीवन? आपने क्या लिखा है एक बार उसको देख लो फिर से. अगर कोई लाइन क्लियर ना हो तो पूछो. देखो उसको फिर से पढ़ो पूरा पैरा. हाँ भैया, अटैच टू ग्राउंड मतलब मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूं ना, तो मेरे लिए वो बस मूव कर रही है. बट जो बंदा बस से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो बस रेस्ट है ना. मतलब रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस मूव कर रही है, बट बस के अंदर जो है पर्सन, उसके रिस्पेक्ट में बस रेस्ट है. देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन. प्रीफिक्स्ड पोजीशन का मतलब होता है कि पहले से एक पॉइंट डिफाइन करना जहां से तुम मोशन को स्टडी करो. जैसे कि ग्राउंड इज द प्रीफिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि बस के अंदर का बंदा इज द प्रीफिक्स्ड पॉइंट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. These two are not in the course, have never been in the course. Cartesian coordinate system you have already studied, right? Let's see. दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक पॉइंट पे क्या करेंगी? मैच, राइट? दिस पॉइंट O is called ओरिजिन. सबको पता है ये क्या कहलाता है? ओरिजिन. या फिर इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से. करते हैं कि नहीं? अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लिया जाए P, राइट, और इस पॉइंट पे लिखा जाए x, y. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस x? इसमें कोई x डिस्टेंस ड्रॉ कर सकता है या कोई y डिस्टेंस ड्रॉ कर सकता है. दिस इज पॉइंट P जिसकी पोजीशन क्या है? x, y. बेसिक मैथमेटिक्स पूछ रहा हूं. कैन यू ड्रॉ द x डिस्टेंस हियर एंड द y डिस्टेंस हियर? कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे खींचते और यहां से एक परपेंडिकुलर. ये है वाई एक्सिस कितनी. सो नाउ व्हाट इज डिस्टेंस x? यू विल से भैया दिस इज डिस्टेंस. एंड व्हाट इज डिस्टेंस y? आप कहोगे दिस इज डिस्टेंस. ये सब तो आता है, कोई दिक्कत तो नहीं. वेयर x, y इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P. x, y क्या डिनोट कर रहा है? P पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है. क्लियर टू एवरीवन? This system is called Cartesian coordinate. ये 2D में है. किसमें है? 2D. अगर 3D में जाऊंगा तो एक और एक्सिस आ जाएगी Z. अब आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा. समझो कैसे. अभी तक
आपकी चींटी जो है वो जमीन पे चल रही थी, या कैरम की जो गोटियां हैं वो कैरम पे मूव कर रही थी, तो उस कैरम की गोटी की पोजीशन आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से बता सकते थे, बिकॉज कैसा मोशन कर रही थी? टू डायमेंशनल मोशन कर रही थी, मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट्स बस चाहिए, एक्स और वाई। वन डायमेंशनल मोशन करती तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए पड़ता, एक्स। वो मोशन कैसे बनता है? ऐसे देखो, नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन। या तो यहां से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर यहां से इस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये टाइप का मोशन क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल। इसमें तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी ट्रेन हॉरिजॉन्टल पाथ पे एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप उसका मोशन सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो आपकी ट्रेन सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कितना मूव करी? आप कहोगे भैया 10 किलोमीटर। कितना? 20। कितना? 30। अगर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मान लो उसने अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां आ गई, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? वाई। बट इफ एनीबॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, you can represent its motion as a one dimensional motion. वन डायमेंशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? एक, एक्स बस। इसके बाद वाला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन। योर बॉडी विल मूव इन अ प्लेन, अपने डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज। कैरम की गोटी किसी भी डायरेक्शन में क्या होती है? भागती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये टू डायमेंशनल मोशन बता रहा है। कैसे बता रहा है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वन डायमेंशनल, और अगर एक और एक्सिस खींच दी जाए तो थ्री डायमेंशनल। कहने वाली बात, आपकी बटरफ्लाई उड़ने लगी। क्या करने लगी? उड़ने लगी। तो अब वो एक्स और वाई तो ले रही है, लेकिन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले रही है ऊपर की तरफ, जिसको आप कहोगे जेड एक्सिस। क्या कहोगे? जेड एक्सिस। Now you need three coordinates to define a motion: x, y, z. Such type of motion is three-dimensional, जिसको डिफाइन करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस, जो नॉर्मल मोशन अपन देखते हैं, जो मोशन स्पेस में होता है, राइट? आपकी बटरफ्लाई ग्राउंड से उठी और क्या? उड़ने लगी। तो कैसा मोशन कर रही है? मोशन इन अ स्पेस, थ्री डायमेंशनल मोशन कर रही है। इट नीड्स एक्स वाई जेड टू डिफाइन इट्स मोशन। अगर सिर्फ प्लेन में होती तो कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते। आप प्लेन के ऊपर भी मूव कर रही है, मतलब यू नीड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो, दैट विल बी डिफाइंड बाय जेड एक्सिस, सो थ्री डायमेंशनल मोशन, राइट? तो मैं वही कह रहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन टाइप के आप डिफाइन कर सकते हो। ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड स्पेस में, और सिर्फ एक्स स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हमें कौन सा वाला पढ़ना है? अगले चैप्टर में, और फिर आएगा चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन। इसमें पढ़ेंगे कौन सा? इतनी मैथमेटिक्स क्लियर हुई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मिलाओ, एक जाएगा वाई की तरफ, एक जाएगा एक्स की तरफ। जहां पे वो ज्वाइन होंगे उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। सारे डिस्टेंसेस उसी ओरिजिन से क्या किए जाते हैं? मेजर। अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट पी, तो उसका एक्स कॉमा वाई क्या बताएगा? उसकी पोजीशन। एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। क्लियर? यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाइए FOR, और लिख लीजिए तीन टाइप के। ऐसे काटियो मत, ये मत करियो, लिख तो लो, वो कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं। बताने के लिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीन टाइप्स के होते हैं।
देखने मिलेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पीएचडी में, उसके पहले नहीं मिलता कहीं। नहीं करनी, पीएचडी करोगे जब मैथमेटिक्स में तब मिलता है सिलेंड्रिकल और उस पर। तो काय को मर रहे फालतू में। ये अभी बता रहे कब बनना। देखो हेडिंग डालो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ ये लिख लो, हाँ ये लिख लो, उसके बाद काटना नहीं है। कौन कर रहा है? राइटिंग इतनी सड़ी सी, उसके बाद चार चार मार्करों से बिल्कुल हाईलाइट कर। हाँ बताओ, अच्छा सर मतलब मैकेनिकल मोशन मतलब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको मैकेनिकल टर्म दे दिया बिकॉज यू हैव एडेड अ पर्टिकुलर ब्रांच मैकेनिक्स। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, नॉर्मल मोशन इज अ मैकेनिकल मोशन। यू शुड एटलीस्ट सी दैट द बॉडी इज मूविंग। ब्रांच है फिजिक्स, जैसे ऑप्टिक्स है ना, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, वैसे मैकेनिक्स है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका एक पार्ट है मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। हो गया भाईचारा? पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए इसके अंदर एक्स ओ वाई लिखो, एक्स ओ वाई forms are x o y forms are Cartesian coordinate system. ये बना लीजिए। ये बना लीजिए। लाइन चेंज। हाथ से खींच लो देवी, हमें एकदम ऐसे। कैपिटल O is called बोले, बना लिया सबने, खींच ली 2 लाइनें, लग गए 2 मिनट। कैपिटल O is called origin, और रेफरेंस लेवल, रेफरेंस डिफरेंस नहीं, रेफरेंस लेवल, ओरिजिन। रेफरेंस लेवल मतलब जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं,
एक लेते हैं ना रेफरेंस लेवल, उससे सारी चीजें मेजर करते हैं, तो ओरिजिन इज द रेफरेंस लेवल। आगे लिखिए, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P is determined by coordinates x comma y, determined by coordinates x comma y, ब्रैकेट में, फुल स्टॉप। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो भागों में बटा है। देखो, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, inertial frame of reference, and number two, non-inertial। समझा? हाँ, inertial frame of reference, पहले सिर्फ inertial लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नॉन inertial। होशियार की पूछो ना। inertial frame of reference लिखिए, the frame of reference which is either at rest। inertial frame of reference की डेफिनेशन लिख रहे हो, इसमें लिखो, the frame of reference which is either at rest or moving with a constant velocity। either at rest, या तो रेस्ट पे है, और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फुल स्टॉप। कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अभी जो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बताए, उसमें इनर्शियल फ्रेम कौन सा था? जो बाहर खड़ा हुआ था, जो बस में बैठा हुआ था। क्यों? जो बाहर खड़ा था वो क्या मूव कर रहा था क्या? हम मूव कर रहे थे, हम तो खड़े खड़े बस को देख रहे थे वो जा रही। तो अगर मैं ग्राउंड से अटैच्ड हूं एंड आई एम एट रेस्ट, then I am the inertial frame of reference, even if the bus is moving with the constant velocity. So the bus is also the inertial frame of reference. Non-inertial का एग्जांपल समझो। मान लो बस के अंदर कोई बॉल रखी है, समझना, जैसे ही बस एक्सेलरेट करेगी, वो बॉल अपनी जगह से क्या करेगी? मूव करेगी नहीं? For that ball, that bus is a non-inertial frame of reference. उस बॉल के लिए वो बस क्या है? Non-inertial frame. Because that bus is accelerating, and because of that, that ball is moving. So for that ball or for that motion of that ball, आपकी जो बस है वो non-inertial frame. Because that bus is accelerating. It is not moving with the constant velocity. You are inside some train and that train is moving with the constant velocity. It means that train is a inertial frame of it. कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल एक तो यही मैंने दिया आपको कि बस के अंदर अगर बॉल रखी है और बस के एक्सेलरेट करने से अगर बॉल में मूवमेंट हुआ, मतलब बस नॉन इनर्शियल फ्रेम। बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम आर द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इनर्शियल की डेफिनेशन यह है कि विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या होगी?
which are moving with different velocities, changing velocities, or which are continuously accelerating, right? So non-inertial. जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो सब के सब नॉन इनर्शियल होते हैं. ये आपको बाद में पता पड़ेगा जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे. अभी आप रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ जानते हो? कुछ भी नहीं जानते. एग्जांपल्स जानते हो? अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, द रोटेशनल मोशन. आप हाथ में सीढ़ी को डालो, सीढ़ी, और उस सीढ़ी को गोल गोल घुमाओ. सुदर्शन चक्र इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. दो तीन अगर और एग्जाम्पल दे दिए तो आप डिफाइन कर दोगे व्हाट इज रोटेशनल मोशन. बाद में हाँ, इनर्शिया देखो, ये देखो, वी हैवंट डिफाइंड फोर्स फ्रॉम वेयर द इनर्शिया इज कम. Dude, inertia and inertial frame are different concept. Inertia आ गया मतलब ये नहीं कि inertia यहां पे लगा दो. Inertia is different. यहां पे सब कोई बोल नहीं. हमें inertial और non inertial किस बेसिस पे डिफाइन करनी है? Velocity, right? Clear? लिखिए. Example. A train moving on a horizontal track, a train moving on a horizontal track with constant velocity, Number 2, non-inertial frame of reference. Non-inertial FOR. The FOR which is accelerated. The FOR which is accelerated is called non-inertial FOR. It's called non-inertial FOR. Example. Line change. Example. Consider a ball lying on the, consider a ball lying, Lying, lying on the floor of the bus. On the floor of the bus, which is at rest. Full stop. The ball starts moving. When the bus accelerates. Full stop. Thus is a non-inertial frame. FOR. इसमें 2 पॉइंट्स और लिखिए स्टार बना के. स्टार. All rotating frames are non-inertial.
all rotating frames are non-inertial. दूसरा स्टेप, अर्थ is also a non-inertial FOR. Earth is also a non-inertial FOR. Full stop. Right? हाँ. एक्सेलरेटिंग बॉल के पास बस बेटा, बस कर रही है एक्सेलरेट. अपन स्टडी किसका कर रहे हैं? बॉल का मोशन. अपन को किसका स्टडी करना? बॉल का मोशन. बॉल को स्टडी का करने के लिए, मोशन स्टडी करने के लिए आपको एक प्री फिक्स्ड पॉइंट चाहिए. आपने वो प्री फिक्स्ड पॉइंट माना बस. ठीक. अगर बस रेस्ट पे होती या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती तो वो बस कौन सा फ्रेम होती? इनर्शियल. और अगर वो बस क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, तो वो बस कौन सा फ्रेम है? हाँ, तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम है. हर अर्थ के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में उनका मोशन स्टडी करोगे तो वो सबसे सब नॉन इनर्शियल. बस, तो फिर तो ऑफकोर्स सी बात इनर्शियल फ्रेम है. फिर तो बॉल भी मूव नहीं करेगी. अरे पागल हो गएगा. अबे मतलब सांस लेने का टाइम ले लो. सुनो तो, ये कह रहे मतलब सिर्फ क्या लगेगी इसी टाइम पे 4 से 5 में किसी की कोई क्लासेस है? अरे स्कूल छोड़ के किसी की कोई क्लासेस है? केके टीचर 4 से 5 पहुंच गए. 5 से 6 नहीं लगा रहे? 4:30 से 5:30. ठीक है, मतलब पूरे वीक तो इसी टाइम लगेगी. बट मोस्ट जैसे मान लो क्या होता है, हॉलीडे आपको संडे की नहीं मिलती. संडे को क्लास हो जाती है मॉर्निंग में, और सब एक वीक डेज पे हॉलीडे मिल जाती है. उसके अलावा किसी एक दिन अपन या तो 3:30 से 4:30 लगा सकते हैं. जिस दिन सारे नौजाकृति वाले डिसाइड कर ले कि हम स्कूल नहीं हफ्ते में एक दिन कह रहे हैं यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज. मतलब एक दिन हफ्ते. हाँ, सैटरडे डन. सैटरडे डन. सैटरडे स्कूल में कितने एनजीएस के? वो क्या है? निहाल प्रधान. अच्छा, तुम हो निहाल? ओके. ऑनलाइन जो रहते थे, मना कर रहा है. चलो ठीक है. मतलब देखो वही है, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 to 7. एक दिन इन अ वीक हॉलीडे, बाकी एक दिन 3:30 to 4. बस एक दिन किसी दिन. मतलब दोनों कूलर में पानी रहेगा, टेंशन मत लो, गर्मी नहीं लगेगी. हाँ, सैटरडे. अभी नहीं, अभी तो चलने दे रहे, बाद में देखेंगे. एक तो हाँ, सेंट जॉन्स कहाँ गया? क्या करा रहे स्कूल में? जा रहे स्कूल? पढ़े लिख लो. तुम लोग के चक्कर में ढोरों सुबह से नहीं लगा पा रहे क्लास. तो कल सुबह वे तो बहाने काय को जा रहे स्कूल? अलग तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा, गर्राने जा रहे हो. झूठ मत हो. टाइप्स ऑफ मोशन. लिखियो मत कुछ.
This is super important. This is the basics of next 4-5 chapters. आने वाले 4-5 चैप्टर्स में आपको सिर्फ मोशन ही पढ़ना है. तो मोशंस कुल मिला के कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, वाइब्रेशन. राइट? किसी को भी इसमें से किसी, ये आप समझ में आएगा. इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर. हाँ, सुना 9th क्लास में. Now, what is rectilinear motion? Motion is an example of rectilinear motion. What is rectilinear motion? How you will define rectilinear? Anyone who can define translatory or rectilinear motion? What is rectilinear motion? यार ऐसे मत करो यार, कुछ भी बोलो. वेरी गुड. पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो रोटेशन में चेंज नहीं होती. ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी रेफरेंस पॉइंट. समझो कितना अच्छा तरीका है डिफाइन करने का व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन. इधर देख, दिस इज योर बॉडी. ये बॉडी बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या पॉइंट्स से मिलकर बनी होगी. आपकी बॉडी के अंदर के 2 पॉइंट्स कंसीडर करो, ए और, दोनों लाइन को क्या करो, ज्वाइन. ये बॉडी यहां से मूव करके कहां आई, यहां. अभी भी इसके अंदर के पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, सेम. फिर ये बॉडी यहां से कहां गई, यहां. अभी भी इसके अंदर के पॉइंट्स की पोजीशन क्या है. ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रही है. इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो रही. ऐसा मोशन कौन सा कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी. In translatory motion, there are 2 important things. Number 1, body changes its position with respect to time. Body अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट. राइट? दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन. देयर इज अ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी. इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, देयर इज अ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी. नंबर 2, जो पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन है बॉडी के अंदर, वो कभी भी चेंज नहीं हो. द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल विल ऑलवेज बी सेम if the body is changing its position from one point to another. मैं हूं, आई एम लाइक दिस ओनली. मैं यहां से यहां मूव हुआ, यहां से यहां मूव हुआ. मेरे अंदर के जो दोनों पार्टिकल्स थे वो अभी भी अपनी जगह पे, उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है, सेम. दोज पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग. उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. हो रहा क्या, मीन्स माई बॉडी इज डूइंग द ट्रांसलेटरी. बस moving in a straight line with the constant velocity is doing the translatory motion. Train moving on a horizontal path with constant, not constant, any velocity is the translatory motion. ट्रेन के जो 2 पैसेंजर्स हैं, अलग अलग सीट्स हैं, वो सीट्स अभी भी अपनी ही जगह पे हैं. उन सीट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, मीन्स ट्रेन कैसा मोशन कर रही है. 2 इंपॉर्टेंट, देयर इज अ चेंज
इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। नंबर 2, जो रिस्पेक्टेड अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उनका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, सेम। दिस इज एग्जाम्पल, बॉडी यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, कहीं भी जाए, ए बी ए बी ए बी ऐसे ही रहने चाहिए। अगर सिलेंडर रोल होते हुए ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स की पोजीशन भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। देख रहे हो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। मतलब रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, जिसमें बॉडी की पोजीशन चेंज, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूसली ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, चेंज। द बेस्ट एग्जांपल इज सुदर्शन चक्र। आप एक सीढ़ी को लो, उसको आप अपनी उंगली में फंसा लो, राइट। उस सीढ़ी के अंदर 2-3 पॉइंट्स बनाओ। क्या बनाओ, 2-3 पॉइंट्स बनाओ। आप जैसे ही सीढ़ी को रोटेट करोगे, उन पॉइंट्स की पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी कि नहीं। लेकिन वो सीढ़ी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सीढ़ी की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं। कहीं भाग रही है क्या वो सीढ़ी, वो सीढ़ी अभी भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब द सीढ़ी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन and the orientation of the particle is continuously changing. This type of motion is called rotation. The best example is rotation of Earth. आपने ग्लोब देखा है, ये ऐसी एक्सिस लगी रहती है और इसके चारों तरफ आपका ग्लोब क्या करता है, रोटेट, घूमता है। ग्लोब अपनी लोकेशन को चेंज करता है क्या, ग्लोब उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या, नहीं। बट आप देखोगे तो अमेरिका यहां है, कुछ देर में कहां जाएगा। अगर ग्लोब को घुमाओगे, उस पर आप पार्टिकल्स लोगे, तो वो पार्टिकल्स की पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। तो ट्रांसलेटरी का जस्ट अपोजिट कौन सा है, रोटेशन। ट्रांसलेटरी में पोजीशन चेंज होती है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। रोटेशनल में ओरिएंटेशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज नहीं होता। कभी भूलोगे, जब भी भूलो सीढ़ी का एग्जांपल याद रखो। लेकिन सिलेंडर इज डूइंग द ट्रांस रोटेशनल मोशन, उसमें ट्रांसलेटरी भी हो रहा है और रोटेशनल। वो सिलेंडर अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है और उसके अंदर के पार्टिकल्स की पोजीशन भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। तो सिलेंडर का एग्जांपल कैसा है, ट्रांस रोटेशनल। मैं यहां से ऐसे घूमते घूमते यहां जाऊं, लाइक शक्तिमान, then I am doing the trans-rotational motion. मेरे अंदर के पार्टिकल्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है और मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है। तो नॉर्मल बॉडी ना तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करती है, ना ही प्योर रोटेशनल, वो मिक्स्ड मोशन करती है। कैसा करती है, मिक्स्ड। ना तो उसका मोशन प्योर ट्रांसलेशनल है, ना ही उसका मोशन प्योर। बस के अंदर आप बैठोगे तो हिलते हिलते जाओगे, सीधे नहीं जा सकते। आपके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन, राइट। और आपकी बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो आपकी बॉडी या कोई भी बॉडी प्योर रोटेशनल या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करती। कैसा करती है, मिक्स्ड। समझ में आया। नाउ यू नो व्हाट इज ट्रांसलेशनल एंड व्हाट इज, एनीवन हु कैन डिफाइन व्हाट इज वाइब्रेशनल। हाँ, क्या गुड, क्या बोल रहे हो, फिक्स नहीं रे, वो तो ट्रांसलोटेशनल है, वो नहीं। वाइब्रेशनल मोशन, वेरी गुड, लेमन टर्म्स में बिल्कुल सही बोला। हाँ, एनीवन, लेमन टर्म्स में बहुत सही बोला। व्हाट इज वाइब्रेशन, टू एक्सीलेंट, टू एंड फोर। The example is pendulum of the clock. So suppose this is pendulum. एक फिक्स्ड पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, वाइब्रेशनल मोशन।
the to and fro motion of a body with respect to its fixed or mean position is called vibrational motion. This is the fixed position. इसके एक तरफ पेंडुलम गया, वापस मीन पोजीशन पे है, दूसरी तरफ गया, फिर से मीन पोजीशन पे है. तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, जब किसी फिक्स्ड पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, कौन सा कहलाता है? Vibrational motion. Now you know the example of vibrational motion. You give me the another example of vibrational motion. नहीं. Fan is doing the rotational. अपनी एक्सिस के चारों तरफ पूरा घूम रहा है. फैन अगर ऐसे जाके ऐसे वापस आता, फिर ऐसे जाके ऐसे वापस आता, तो वो क्या होता? वाइब्रेशन. एक्सीलेंट. स्विंग. वो झूला है. दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन. नाउ एक्सीलेंट. नाउ दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन. आप इस फिक्स्ड पोजीशन के आगे जाते हो, पीछे, फिर आगे जाते हो, फिर पीछे. किससे गुजरते हो? फिक्स्ड पोजीशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल. राइट? जैसे कि उसने कहा फैन इज नॉट वाइब्रेशनल. फैन एक पॉइंट से शुरू होकर पूरा गोल घूम रहा है एक्सिस के चारों तरफ. मतलब कौन सा है? रोटेशन. अगर फैन ऐसे जाता और फिर वापस आता, फिर ऐसे जाता और फिर वापस आता, ये कैसा मोशन हो जाता? वाइब्रेशन. एक फिक्स्ड पोजीशन के दोनों तरफ मूव करना चाहिए इक्वल, देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. अदरवाइज इट इज रोटेशन. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन. गिटार की स्ट्रिंग देखिए, उसको जब भी आप बजाओगे तो वो स्ट्रिंग से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव हो, कहते हैं ना वाइब्रेशन हो रहा है. क्या कहते हैं? बिकॉज दैट टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेशन. दीज आर द थ्री टाइप ऑफ मोशन. लिखो. हाँ सर. Your heart is not vibrating. Heart is pumping. Bell, excellent. Bell is a vibrational motion. Because अगर आप साउंड पढ़ के आए होते तो आपको पता होता कि साउंड का कॉज क्या है? वाइब्रेशनल मोशन. जहां जहां गिटार साउंड निकालता है, किसके कारण? वाइब्रेशनल मोशन. उसने बोला बेल. बेल भी कैसा है? आपने बेल को झंझनाते हुए देखा है ना, वो वाइब्रेट करती है, अपनी मेन पोजीशन की दोनों तरफ क्या करती है? मूव. सो साउंड का कॉज क्या है? वाइब्रेशनल. हाँ बोलो बोलो. हार्ट. अभी 2 मिनट पर लिख लो. कितने वैसे? 1 लगा रहे 7.5, 1 लगा रहे 4.5. देखो पहले रिकॉर्डिंग 1 काट देना इसको.